जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की एक और क्लास की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आज आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके मेंस पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग हर एक चीज को ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे नोट्स बनाते चले। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं आपका पहला टॉपिक क्या आता है। हर एक टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, इसलिए आप लोगों को हर एक टॉपिक के अपने नोट्स को ध्यान से बनाना है। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दोनों बाइलिंगुअल में आपको समझाऊंगा, दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे। इंडिया लॉन्च्ड नेशनल रेड लिस्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टिल 2030। अभी देखिए 2030 तक का एक प्रावधान दिया गया है इंडिया के लिए। और किस चीज के लिए दिया गया है? ठीक है, अपना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। आपको अच्छी तरह से पता है बायोडाइवर्सिटी यानी कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं सभी के सभी हमारे इंपॉर्टेंट है। चींटी से लेकर के हाथी तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी को संरक्षित करने की जरूरत है, सभी को बचाने की जरूरत है, सभी को सेफ रखने की जरूरत यहाँ पे है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड पूरा पूरा आर्टिकल है। अब देखिए आर्टिकल क्या कहता है कि इंडिया ने लॉन्च किया अपना क्या रेड लिस्ट। ठीक है, इंडिया ने अपना रेड लिस्ट लॉन्च किया, ठीक है, फॉर डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टिल 2030। सबसे पहले देखते हैं कि रेड लिस्ट है क्या भाई साहब। ये रेड लिस्ट है क्या? देखिए हमारी क्लास में जब क्लास के बच्चों का जो कैलकुलेशन किया जाता है तो उसमें कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं या फिर एवरेज होते हैं। तो जो बहुत ही कमजोर बच्चे जिन्हें फेल होने का डर है, जो कि 33% में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, उनको स्पेशली बचाने की जरूरत होती है। स्पेशल टीचर उनको लग कर पढ़ाई करता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई जाती हैं स्कूल में। क्यों? ताकि उनको फेल होने से बचाया जा सके। समझे आप? इस एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे पृथ्वी पर भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी तक के बीच में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी पक्षी हो गए, फ्लोरा फौना, ठीक है, पौधे हो गए, सभी के सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमको इसमें यह देखना पड़ता है कि इसमें खत्म कौन से होने वाले हैं, एंडेंजर्ड कौन से हैं, एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो चुके कौन से हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से यानी कि बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको हमें स्पेशली बचाने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एशियाटिक टाइगर की बात करता हूं। ठीक है, यहां पे मैं एशियाटिक टाइगर की बात करता हूं। ठीक है बच्चे, एशियाटिक टाइगर या फिर एशियाटिक पैंथर की बात करूंगा तो ये क्या है? एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये क्या है? एंडेंजर्ड है। ठीक है, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? खतरे में, यानी खत्म हो सकता है, समाप्त होने वाला है। एक तरीके से आप ये देख लीजिए, समाप्त होने वाला है। ठीक है, होने वाला है, याद रखना। और ये समाप्त होने वाला है तो डेफिनेटली इसको बचाने की जरूरत है। यानी क्लास का वो कमजोर बच्चा है जिसे एक्स्ट्रा क्लास देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा रूल रेगुलेशन बनाने की जरूरत है ताकि ये बंदा पास हो जाए। ठीक है, तो जो क्लास में एक लिस्ट बनाई जाती है कि कमजोर कमजोर बच्चे इस लिस्ट में डाले जाएंगे, उसी तरीके से वो जीव जंतु जो कि खत्म होने वाले हैं, जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एंडेंजर्ड है, उनकी भी एक लिस्ट बनाई जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेड लिस्ट। ठीक है बच्चे, तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, जो खत्म होने वाले हैं फिर एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड लिस्ट। क्लियर पॉइंट, रेड लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इंडिया ने अपना एक रेड लिस्ट तैयार किया है। इंडिया ने अपना एक रेड लिस्ट तैयार किया है खुद का कि भैया भारत के अंदर में ये जीव जंतु हैं जो खत्म होने वाले हैं, इनको हमें संरक्षित करने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो इसी बारे में पूरा पूरा आर्टिकल है। अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया है खुद का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप 2030 तक के लिए, कि 2030 तक वो कैसे इन सारे जीव जंतुओं को बचाने की कोशिश करेगा, कंजर्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये कहां पे उसने बोला है? आईयूसीएन वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में। ठीक है, यहां पे एक आईयूसीएन वर्ल्ड कांग्रेस हुआ, आईयूसीएन आईयूसीएन वर्ल्ड वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। ठीक है बच्चे, कंजर्वेशन कांग्रेस। अब इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे कांग्रेस का मतलब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, यानी कि एक सम्मेलन है। ठीक है, याद रखेगा। ये कहाँ पे? आबू धाबी में। ठीक है बच्चे, आबू धाबी में हुआ। और यहाँ पर किस लिए मीटिंग हुई, किस लिए ये मीटिंग को कंडक्ट किया गया, कांग्रेस को कंडक्ट किया गया?
IUCN क्या करता है, जितने भी हमारे एंडेंजर्ड रेड लिस्ट में जीव जंतु उनको बचाने की कोशिश करता है, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, पूरी दुनिया को बताता है कि भैया बचा लो इनको, वरना ये अगर चले गए, ये अगर विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो हमारी धरती का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो IUCN यही काम करता है। तो IUCN हर एक 4 साल में एक मीटिंग बुलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल रेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ठीक है। तो 2025 वाला अभी हुआ है अबू धाबी में, और 2021 में हुआ था इसके पहले, ठीक है। तो यहां पे अभी तक क्या होता था कि इंडिया का सेपरेट लिस्ट नहीं था। जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको बताया, ठीक है, एशियाटिक टाइगर, तो यहाँ पे क्या होता था, आईयूसीएन का जो लिस्ट होता था ना, इसी में इसको शामिल कर लिया जाता था। चलो भैया एक एशियाटिक टाइगर है, ठीक है, जो कि क्या है, आपका विलुप्त होने वाला है, यानी कि एंडेंजर्ड है, खतरे में है, IUCN की लिस्ट में इसको शामिल कर लिया जाता था। इंडिया का सेपरेट लिस्ट नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का सेपरेट लिस्ट बनाया गया है, इंडिया का सेपरेट रेड लिस्ट बनाया गया है IUCN के अंडर में। क्लियर पॉइंट, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब ये जो आपका जो इनिशिएटिव है, ये जो आपकी पहल है, ये लिया गया है टू क्रिएट साइंस बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग एंड कंजर्विंग इंडियाज फ्लोरा एंड फौना। डेफिनेटली जो मैं आपको बता चुका हूं वही सारी, देखिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वही सारे आपको इस PDF में भी दिया हुआ है, ठीक है। बट क्या है, एक एक लाइन आपको कभी कभी बताने की जरूरत पड़ जाती है कि इस लाइन का मतलब आपके लिए क्या है, लेकिन इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका होता हूं और पहले ही आपको बता दिया करूंगा। तो ये क्या कह रहा है, साइंटिफिक तरीके से इंडिया के फ्लोरा और फौना को बचाने का एक तरीका है। अब फ्लोरा और फौना का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो फ्लोरा और फौना का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है बच्चे, फ्लोरा एंड फौना का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो नेशनल रेड लिस्ट है, ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि जो भारत का रेड लिस्ट है, ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि ढूंढेगा कौन कौन से जीव क्या है, एंडेंजर्ड हैं, यानी खतरे में, विलुप्त होने वाले हैं, और उनके कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, ऐसे एफर्ट्स चलाए जाएंगे, ठीक है बच्चे, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नॉट अगला क्वेश्चन अगला एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इंडिया जो है दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज का मतलब क्या होता है, जहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग प्रकार के फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। उसके बाद इंडिया के पास 4 हॉटस्पॉट भी हैं। हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी का जो एक एरिया होता है उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो इंडिया के पास 4 हॉटस्पॉट भी हैं, यानी कि वो एरिया जिन पे कंजर्वेशन प्रोग्राम लगाने की जरूरत है, जिनको कंजर्व करने की जरूरत है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो हिमालयन हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, इंडो बर्मा हो गया, और सुंदरलैंड हो गया, ठीक है बच्चे। 4 ऐसे हॉटस्पॉट भी भारत के पास आप देखोगे, यानी इनको कंजर्व करने की जरूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो रेड लिस्ट होता है, जो ये प्रेजेंट में जो इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, ये क्या करता है, पब्लिकेशन ऑफ नेशनल रेड डेटा बुक, ठीक है, फॉर बोथ फ्लोरा एंड फौना बाय 2030। ये रिसर्च किया जाएगा, कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी, और 2030 के अंदर में एक रेड डेटा बुक लॉन्च किया जाएगा। रेड डेटा बुक का मतलब क्या होता है, उस किताब के अंदर जितने भी जीव जंतु उनकी सारी डिटेल लिखी जाएगी, कि कौन से इंप्रूव हुए, कौन से खत्म हो गए, कौन से एंडेंजर्ड है, इस तरीके की पूरी एक लिस्ट तैयार की जाएगी 2030 तक के लिए। जो रिसर्च भाई डेफिनेटली कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं 25 से 30 तक, कोई ना कोई तो उसका रिजल्ट होगा ना, तो उसी रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पे वो किताब लिखी जाएगी, ठीक है बच्चे, याद रखना। अब IUCN जो है, ठीक है, IUCN का जो रेड लिस्ट है, इसमें IUCN के रेड लिस्ट में तकरीबन 1,73,000 स्पीसीज जो हैं, ठीक है, वो दर्ज हो चुके हैं। आउट ऑफ विच 28% आर थ्रेटन, यानी कि जो 28% है वो थ्रेटन्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरे में है, विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो उनको बचाने की यहाँ पे अर्जेंट नीड बताई गई है, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे हम ओवरऑल जो हम एक ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो रेड लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि इंडिया ने लॉन्च किया है, और ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंडिया का जो रेड लिस्ट है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और बचाने के लिए। और ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम पहले से भी चलाए जा रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उन सारे प्रोग्राम्स को इस प्रोग्राम के साथ यहाँ पे लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि इंडिया के वेजिटेशन को बचाया जा सके, इंडिया के एनिमल्स को बचाया जा सके, जीव जंतुओं को बचाया जा सके, ठीक है बच्चे। चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रम शक्ति नीति 2025, ठीक है, यहाँ पे श्रम शक्ति नीति 2025 नेशनल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, यहाँ पे मजदूरों के लिए, लेबर के लिए एक पॉलिसीज बनाई गई हैं, ठीक है, पॉलिसीज बनाई गई हैं, याद रखना। और किसके अंडर, श्रम शक्ति नीति बनाया गया, ठीक है, क्या, श्रम शक्ति नीति, क्लियर पॉइंट बच्चे, श्रम शक्ति नीति
2025 की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। अब क्या है ये श्रम शक्ति निधि? कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाई गई हैं जो कि बेनिफिशियल है लेबर के लिए, मजदूरों के लिए। यानी मजदूरों को बहुत ज़्यादा शोषित किया जाता है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है उनको। यार देखो, 100 रुपए में मजदूरों को यहाँ पे खटवाया जाता है। क्यों खटवाया जाता है? क्योंकि भाई नौकरी की कमी है, मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंगूठा छाप है, वो खाली शरीर से मेहनत करना जानता है, यानी उसके पास ऑप्शंस कम है, तो उसको लूट लो ना भैया, लूट लो। यही तो चल रहा है आज की डेट में, है ना। तो यहाँ पे उन मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए एक पॉलिसीज बनाई गई है, श्रम शक्ति नीति 2025। ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये इसमें बात किसकी गई है? नेशनल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, यानी कि नेशनल लेवल पे जो लेबर है, उनके एम्प्लॉयमेंट है, उन पॉलिसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीजेस द ड्राफ्ट ऑन श्रम शक्ति नीति 2025। ठीक है, श्रम शक्ति निधि 2025 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने रिलीज किया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अच्छा, नॉट ये अभी एक कंसल्टेशन प्रोग्राम है, यानी कि ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है बच्चे, ये अभी ड्राफ्ट किया गया है, ये अभी आया नहीं है। ठीक है, ये ड्राफ्ट किया गया है, अभी आया नहीं है। ठीक है, अब ये ओपन कर दिया है पब्लिक कंसल्टेंसी के लिए कि यहाँ पे पब्लिक आके अपना ओपिनियन दे सकती है। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पब्लिक आकर के अपना ओपिनियन दे सकती है। कब तक? 27 अक्टूबर 2025 तक। क्लियर पॉइंट। तो श्रम शक्ति नीति 2025 एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया जहां पे सरकार तो डिसीजन लेगी, लेकिन पब्लिक से भी ओपिनियन मांगा जाएगा कि आप बताओ और क्या क्या किया जा सकता है। तो जैसे मैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाऊंगा और अपना ओपिनियन दे दूंगा वहां पे। तो इस तरीके से पब्लिक भी ओपाइन कर सकती है 27 अक्टूबर 2025 तक का। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, अब ये जो पॉलिसी है, ये क्या क्रिएट करना, ये क्या, इसका मकसद क्या है? एम टू क्रिएट यूनिवर्सल, यानी सभी मजदूरों को एक साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ मजदूरों को छोड़ दिया जाए, कुछ मजदूरों को रख लिया जाए। उसके बाद पोर्टल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, अब पोर्टल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है? पोर्टल उस चीज को बोलते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सके। ठीक है, तो सर सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे लेके जा सकता है? तो पोर्टल सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब होता है आपका वो सिक्योरिटी जो स्टेट बदलने से बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपको बिहार सरकार ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत कुछ स्पेशल बेनिफिट्स वगैरह दिए हैं, लेकिन आप गुजरात में चले गए हो, है ना, तो वो आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो फायदे है ना, आपके साथ गुजरात में भी जाएंगे। समझ में आया? यानी वहां पर भी आपको सारे के सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। क्लियर पॉइंट। तो एक पोर्टेबल स्कीम बनाई जा रही है, पोर्टेबल सिक्योरिटी स्कीम बनाई जा रही है हमारी सरकार के द्वारा, और इसीलिए क्या किया जा रहा है? पब्लिक को ओपिनियन लिया जा रहा है। अब देखिए इसमें, अब जो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ बना दिए जाएंगे। तो जो पहले से एम्प्लॉयज के लिए काम करते हुए डिपार्टमेंट्स हैं, जो पहले से मजदूरों के लिए काम करते डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं से कहा जाएगा कि भैया तुम ठीक से काम करो। तो डिपार्टमेंट में किन किन का नाम आता है? जैसे कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ईपीएफओ की बात कर लेते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड की बात करता है, उसका प्रोविडेंट फंड कितना जा रहा है, कहीं उसको छीना तो नहीं जा रहा है, कहीं उसका हनन तो नहीं किया जा रहा है, कहीं उसको मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है, उसको शोषित तो नहीं किया जा रहा। ये सब क्या ध्यान रखता है? प्रोविडेंट फंड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट का एक अंग है। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे आता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कई बार क्या होता है कि खतरे वाली जगह पे मजदूर हमारे काम करते हैं, तो जब खतरे वाली जगह पे मजदूर काम करेंगे तो भैया आपके लिए अगर काम कर रहा है, आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसका हाथ कट गया, मशीन गिर गई, पैर कट गया, तो भैया उसका इंश्योरेंस आप करोगे। वो डेथ हो जाती है तो उसका लाइफ इंश्योरेंस आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है। इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी उसको जोड़ा जाएगा, और इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। याद रखना, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। उसके बाद ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा। ई श्रम कार्ड का मतलब क्या होता है? आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा और उस पर श्योरिटी रहेगी कि आपको इतने दिन का श्रम मिलेगा, इतने दिन का लाभ मिलेगा। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज आप महाराष्ट्र में अवेल कर रहे हो, महाराष्ट्र में ले रहे हो, लेकिन आपको अचानक से ही किसी और स्टेट में जाना है, जैसे मान लो दिल्ली चले जाना है या बिहार, यूपी, झारखंड कहीं भी जाना है, तो वहां पर भी सारी सारी आपकी जो स्कीम्स हैं आपके साथ पोर्टेबल हो जाएगी, यानी कि आपके साथ जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। क्लियर पॉइंट। तो एक अच्छी या स्कीम है, एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसमें फोकस कौन कौन से एरिया फोकस किए जाते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फोकस किया जाता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब जहां पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पे ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, हेलमेट है कि नहीं है, जो केमिकल वाला अगर सेक्शन है तो वहां पे ग्लव्स हैं कि नहीं है, ये मास्क है कि नहीं है। तो
काम करने वाले एरिया में सेफ्टी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, एक ये पॉइंट हो गया। जेंडर सेंसिटिव वर्कप्लेस होना चाहिए, महिलाएं सुरक्षित फील करें ऐसा वर्कप्लेस आप बनाओ। ऐसा नहीं कि भैया महिलाएं असुरक्षित फील करें लेकिन क्या है ना, मजबूरी है, काम करना पड़ रहा है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा एटमोस्फेयर बनाना पड़ेगा जो कि जेंडर सेंसिटिव हो, यानी महिलाएं सुरक्षित फील करें, ठीक है। एआई बेस्ड इंस्पेक्शन हो नॉट इन्फेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इंस्पेक्शन होगी, कहीं मशीन कोई गड़बड़ी हो रही है, 2-4 नट वो ढीले हो चुके हैं और वो गिरने ही वाली है, तो एआई आपको पहले ही बता दे भैया खतरा है, उसको मशीन को ठीक कर दो, ठीक है, समझ रहे हो। कहीं पे ऐसा हुआ कि कुछ मजदूरों को प्रॉब्लम हो गई तो एआई उस चीज को नोट करके और इन्फॉर्म कर दे कि भैया यहाँ पे समस्या आ गई, उस समस्या को सुलझाओ। तो ये सारी सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। और आगे या अगर ये सारी सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती हैं तो डेफिनेटली जो मजदूर जो है वो पलायन नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ठीक है। और ये हर एक राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है, खासकर बिहार के लिए तो खासकर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखा जाता है इसका जो टारगेट है 35% फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन बाय 2033। फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है ना बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है ना 35% तक 2030 के बीच में 20 तक हम लोगों को बढ़ावा देना है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इससे क्या होगा, जॉब भी मिलेगी अच्छी महिलाओं को या पुरुषों को, ठीक है। डिजिटल कंप्लायंस यानी कि डिजिटली सब कुछ डेटा वगैरह रिकॉर्ड भी होगा यहाँ। और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेल्स, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट सेल बनाए जाएंगे, वैसे आज की डेट में भी होते हैं लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो उन डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेल्स बनाए जाएंगे। आप अगर काबिल हो, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, जाकर रजिस्ट्रेशन करा लो, आपको जैसी कोई वैकेंसी आएगी तो आपको जॉब के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कदम है भारत सरकार का अपने जनता के लिए, ठीक है। अगला देखिए, ई नाम एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडेबल कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे ई नाम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ई नाम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है बच्चे, ई नाम मार्केट, क्लियर पॉइंट। इसे हम लोग शॉर्ट में ई नाम के नाम से जानते हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कहीं से भी सेल कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक कोई गुजरात में बैठा हुआ है ना, और उसको लग रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि गेहूं, दाल, चावल, जो भी आपका फसल वगैरह होती है, गन्ना वगैरह, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एक मार्केट बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उस पर इनको बेचा जाएगा। अब कैसे, देखिए क्या होगा। आप लोग जैसे फ्लिपकार्ट पे जाते हो, है ना, फ्लिपकार्ट पे आप क्या करते हो, जाते हो, देखते हो, अपना प्रोडक्ट पसंद करते हो, रेट वेट मैच कर लेते हो, है ना। तो उसमें एक कंपनी आपको 200 रुपए का वही सामान दे रही है, दूसरी कंपनी 150 रुपए का, तीसरी कंपनी 300 रुपए का, तो कंपैरिजन करके आप लोग खरीदते हो ना भाई साहब, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी किया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाया गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। यानी कि ये आपका जैसे ये रहा मार्केट, ठीक है, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाया गया है, ठीक है। अब यहां पर बिहार का बंदा, महाराष्ट्र का बंदा, गुजरात का बंदा, तेलंगाना का बंदा, आंध्र प्रदेश का बंदा, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स का बंदा यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लेके आ सकता है, फोटो खींचेगा, क्वालिटी डिसाइड करेगा, है ना, और यहाँ पे डाल देगा। अब जैसे मान लो गुजरात का सामान, गुजरात का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदना है तेलंगाना वाले को, तो इस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, दोनों आपस में डील करेंगे, दोनों कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह यहाँ पे शेयर होंगे, और ये आपको सैंपल वगैरह यहीं पे दिख जाएगा, और फिर पेमेंट हो जाएगा और आप माल की डिलीवरी दे दोगे। यानी इलेक्ट्रॉनिकली इसको बना दिया गया है, जिससे कि पूरे इंडिया का मार्केट एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, और पूरे इंडिया का मार्केट जुड़ चुका है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर पॉइंट। तो अभी तक इसमें 238 प्रोडक्ट बेचे जाते थे, कितने, 238 प्रोडक्ट बेचे जाते थे, जिसको बढ़ा करके 247 कर दिया गया है। यानी कि कितने प्रोडक्ट लॉन्च ऐड कर दिए गए हैं, 9 प्रोडक्ट ऐड कर दिए गए हैं, इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में। क्लियर पॉइंट बच्चे, आप समझ में आया, आपका हेडिंग क्या है, ई नाम एक्सपेंशन फॉर ट्रेडेबल कमोडिटी, यानी कि ई नाम पे एक्सपेंड किया गया है क्या, ट्रेडेबल कमोडिटी। ट्रेडेबल का मतलब जो बेची जा सके, तो बेचने के लिए तो इस मार्केट पे आएंगे भैया, तो ट्रेडेबल कमोडिटी हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंड किया है, ठीक है, द नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नाम प्लेटफॉर्म बाय एडिंग 9 न्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्लियर पॉइंट, जो कि टोटल कितने हो जाते हैं, अब 247 हो जाते हैं, पहले कितने थे, 238, ठीक है बच्चे। अब देखिए, जो 9 नई कॉमोडिटीज हैं, जिनमें आप ग्रीन टी देखोगे, उसके बाद आप थोड़ा पेंसिल छोटा कर लूं,
ये अक्षर छोटे छोटे लिखे गए हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अक्षर छोटे छोटे इसलिए हैं, जो टाइपिस्ट ने कुछ मिस्टेक्स वगैरह कर दी होंगी मे बी, बट आपको कल से मैं पूरा बड़ा बड़ा अक्षर लेके आऊंगा ताकि आपको समझ में आए। इसलिए मैं आपको एक एक लाइन भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को कहानी के तरीके से समझें और अपने नोट्स बनाते चलें। जो 9 कॉमोडिटी है उसमें क्या है, ग्रीन टी हो गया, चाय हो गया, अश्वगंधा हो गया, ड्राई रूट्स हो गए, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल वगैरह हो गए, ठीक है, लेवेंडर ऑयल, ठीक है, मेथा ऑयल, वर्जिन ऑयल, उसके बाद लेवेंडर ड्राइड फ्लावर हो गए, ब्रोकन राइस हो गए, खुदी टूटा हुआ चावल जो बोलते हैं। ये 9 तरीके के प्रोडक्ट ई नाम में लॉन्च किए गए, ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है एग्रीकल्चर का, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, यूनिफाइड डिजिटल मार्केट। ये एक ही तो मार्केट है, यूनिफाइड ही तो है, तो यही हमको प्रोवाइड किया जा रहा है ई नाम के द्वारा, ठीक है। फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, जिससे क्या होगा, मार्केटिंग इंटीग्रेशन, मार्केट इंटीग्रेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पूरे इंडिया का मार्केट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि सभी के प्रोडक्ट का प्राइस, क्वालिटी यहां पे मेंशन है, तो आप देखो ना, ट्रांसपेरेंट है एकदम, क्रिस्टल क्लियर है एकदम, ठीक है बच्चे। उसके बाद कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग है, यहां पे बोल रहा है भैया गुजरात वाला तो मुझे सेम क्वालिटी का चावल 20 रुपए दे रहा है, ठीक है, तो मैं तुमसे क्यों खरीदूं 40 रुपए में, बोल ठीक है सब, आप मेरे को 20 रुपए दे दो, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, है ना। तो कॉम्पिटिशन बढ़ने से ना हमेशा कस्टमर का फायदा होता है, याद रखना, ठीक, क्योंकि कम से कम रेट करके लोग बेचना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइस कॉम्पिटिशन, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडेबल पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, क्वालिटी का रेंज डिसाइड किया जाता है, उसको प्राइस से लिंक किया जाता है, और उसके बाद फेयर वैल्यू फार्मर्स को मिल जाती है। कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्वालिटी डिसाइड करने का मतलब क्या होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, है ना। इस तरीके से इस मार्केट में ग्रेड दिया गया है। चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ग्रेड ए में डाल दिया जाएगा, थोड़ा कम का बी में, सी में, डी में, ऐसे कर दिया जाएगा। उसके हिसाब से कीमत डिसाइड कर दी जाएगी इस मार्केट पे। तो यहां पे कंपैरिजन किया जा सकता है और किसानों को अपनी फसलों का एक अहम, एक इंपॉर्टेंट पैसा मिल सकता है, एक अच्छा रेट उनको दिया जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होगा, डेफिनेटली यहां पे अच्छा पैसा दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये सारा कुछ कौन करता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डीएमआई, किया कर, मतलब ये पूरा पूरा मार्केट को रेगुलेट करता है। किससे कंसल्ट करके, विद एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज, ट्रेडर्स, एक्सपर्ट्स, ठीक है, यानी कि उस राज्य में या पूरे इंडिया में इस तरीके से काम करने वाले, इस फील्ड के ज्ञाता तो बहुत है ना भाई साहब, ठीक है, बेशक वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े। अब ऐसे ऐसे किसान है भाई, 40-40 साल से खेती कर रहे हो, मौसम देख के बता देते कि हाँ ये वाला मौसम ठीक है फसल के लिए, है ना, मिट्टी देख उठा के बता देंगे अच्छा अच्छा ये वाली। तो इतने सारे एक्सपर्ट है, उन सारे एक्सपर्ट्स वगैरह के हेल्प से यहाँ पर सारी सारी चीजें की जाएंगी, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। फार्मर्स जो होंगे उनको अच्छा खासा गेन मिलेगा, यानी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए मार्केट बड़ा हो जाएगा, प्राइस, कीमत अच्छी मिलेगी। मार्केट बड़ा मतलब कंपटीशन अच्छा होगा तो कीमत उनको अच्छी मिलेगी, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर, अपनी बार्गेनिंग पावर का मतलब होता है कि अपनी बात को रखना सामने। तो किसान अपनी बात को रख सकते हैं कि नहीं जी मैं तो 25 रुपए बेचूंगा, आप 20 रुपए मांग रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी बात कब रख सकते हो, जब आपके पास और भी खरीदने वाले हों। वरना एक ही खरीदने वाला है तो वो तो बोले भाई 10 रुपए लूंगा, तुम तो 20 भी नहीं सोच सकते, 10 में देना पड़ेगा। क्यों? खरीदने वाला ही एक ही है, मार्केट बहुत छोटा है। यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की पे अगर लेके आते हैं तो ट्रेडर्स को भी बेनिफिट होगा। क्यों? उनको क्वालिटी का बेंचमार्क है, ए बी सी डी क्वालिटी डिसाइड किया गया, आपको ए खरीदना है तो ए वाला खरीद लो, बी खरीदना बी वाला, इस तरीके की चीजें यहाँ पे चलेंगी, ठीक है बच्चे, याद रखना। उसके बाद ये जो एक्सपेंशन हुआ है, ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। ट्रांसपेरेंसी बोले तो हर एक चीज तो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे, आप कंपैरिजन करो ना यार, कंपैरिजन करके खरीदो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिटी ड्रिवन ट्रेड होगा, क्वालिटी के हिसाब से ट्रेड किया जाएगा। अच्छी बीज होंगे, अच्छी फसल होगी तो अच्छा दाम, खराब फसल होगा खराब दाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिफाइड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम बनेगा, एक ही प्लेटफॉर्म है तो डेफिनेटली इकोसिस्टम यूनिफाइड ही होने वाला भाई साहब, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इसका जो एक्सपेंशन है, इससे इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ये आपका फ्रेगमेंटेड मार्केट, जो अलग अलग मार्केट है उन सबको एक कर देगा, यूनिफाइड कर देगा, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, यानी कि ट्रेडर्स भी ग्रो करेंगे और किसान भी ग्रो करेंगे। उसके बाद आप देखना इकोनॉमिक फैसिलिटी, इकोनॉमिक जो कंडीशन है हमारे किसानों की बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, उनको कॉम्पिटिटिव कीमतें जब मिलेंगी तो, ठीक है बच्चे। ये सारी की सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे देखें। अगला आता है यूएस टू सप्लाई एडवांस आमरन मिसाइल टू पाकिस्तान, ठीक है बच्चे। अभी देखिए एक आमरन मिसाइल है, आमरन मिसाइल है,
ठीक है, कौन दे रहा है? यूएस दे रहा है। किसको दे रहा है? पाकिस्तान को दे रहा है। और आमरन मिसाइल एक बहुत बड़ा हथियार है जो कि जिससे कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है काफी ज्यादा मजबूत बनने वाला है। इंडिया के पास इसलिए नहीं है क्योंकि यूएस के साथ अभी इंडिया के रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आमरन मिसाइल इंडिया को नहीं दिया गया भाई साहब। ठीक है, इंडिया को नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को दिया गया। आप देखना अभी जो जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके चल रही है उस तरीके से किया क्या जा रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है यूएस के द्वारा और इंडिया को निगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है ना, कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आमरन मिसाइल दिया गया है पाकिस्तान को, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, अब ये आमरन मिसाइल का मतलब क्या होता है? ये आमरन मिसाइल जिसका नाम का है AIM-120। ठीक है, ये एम जो 120 है, AIM-120 इस मॉडल का नाम है, याद रखना इस मॉडल का नाम है। तो सर ये आमरन क्या है? आमरन तो एक टाइप का स्टाइल है, एक टाइप का स्टाइल है। अब देखो कैसे। ठीक है, ये क्या है? आमरन एडवांस्ड, A फॉर आर्म एडवांस, M फॉर मीडियम, R फॉर रेंज, A फॉर एयर टू एयर मिसाइल। यानी कि एक मीडियम रेंज की मिसाइल है जो एयर टू एयर वार करती है, जमीन से नीचे की तरफ नहीं, ऊपर से ऊपर ऐसे लड़ाई करेंगी। ठीक है, तो ये एयर टू एयर मिसाइल है, याद रखेगा। क्लियर है? और ये इसका नाम क्या है? AIM-120। क्लियर पॉइंट? अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो थे यूएस गए थे जब इंडिया और यूएस का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये आपने देखना ट्रेड वॉर जो चल रही थी, उस दौरान ये गए थे। आप लोगों ने इसको न्यूज में काफी देखा होगा। तो यहाँ पे उनको ये चीज ऑफर किया गया कि भैया हम आपको आमरन देंगे, आपको आमरन मिसाइल हम लोग देंगे, जिससे कि इंडिया ये डेफिनेटली ये पाकिस्तान के साथ तो भाईबंदी इसलिए नहीं की जा रही कि पाकिस्तान से बहुत बढ़िया उनको ट्रेड होने वाला, रिलेशन मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है ट्रेड हो, लेकिन यहाँ पे ये मेन जो इनका मुद्दा है यूएस का, इंडिया को डाउन करना और इंडिया के खिलाफ जितने भी एक्शन ले सकता है ले। वो जियो पॉलिटिक्स में भाई इंडिया को आपने मजबूर करने की कोशिश की, इंडिया मजबूर नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने क्या किया, यूएस ने क्या किया कि आमरन मिसाइल जो है पाकिस्तान को दे दिया। अब इंडिया को टेंशन इस बात की रहेगी कि भैया हमारे पास मिसाइल आमरन का है कि नहीं है, हमको अब यूएस नहीं दे रहा है। भाई मत देना भाई, हमें क्या लेना देना, मत देना। हमारे पास बहुत सारे ऐसी मिसाइलें हैं जो कि हम आमरन का सामना कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या करता है, शहबाज शरीफ जो वॉशिंगटन गए थे यूएस, तो ये डील उनके साथ की गई थी। अब ये इस डील की जो वैल्यू है वो कितनी है? $2.51 बिलियन है, याद रखना। क्लियर है पॉइंट? इतना पैसा पाकिस्तान देगा यूएस को ये खरीदने के लिए। क्लियर है पॉइंट? चलिए, और ये डील तकरीबन आपका 2030 तक कवर हो जाएगा। अब आमरन के बारे में देख लेते हैं। आमरन का नाम क्या है? AIM-120। आमरन, आमरन तो स्टाइल है, एक तरीके का सीरीज है, एक तरीके से कह सकते हो, एक तरीके जो कि हर एक उस मिसाइल को आमरन हम कह सकते हैं जो कि मीडियम रेंज की और एयर टू एयर वो करे, एयर टू एयर आपका वॉर करे। ठीक है, लेकिन जो आपका AIM-120 है ये उस तरीके की मिसाइल का एक नाम है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। और ये क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज काम करती है, BVR काम करती है। BVR मतलब धुंध वुंध फॉग वॉग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको खाली बता दो कि इस कोऑर्डिनेट पे आपको वार करना है, उस कोऑर्डिनेट पे वो वार कर लेगी। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है, याद रखना। एंड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? निशाना लगा के छोड़ दो, वो अपने निशाने को ध्वस्त कर ही देगा, चाहे ऐसे ऐसे भागो, चाहे ऐसे ऐसे भागो, चाहे ऐसे ऐसे भागो ना। ठीक है, ध्वस्त कर ही देगा, याद रखना। ठीक है, और ये ऑपरेशन में है 1991 से। ठीक है, द C8 एंड D3 वेरिएंट्स, इसके C8 और D3 कई वेरिएंट्स हैं, जिसमें एक C8 और D3 वेरिएंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, यानी कि उनकी रेंज बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कर सकते हैं ये लोग। इलेक्ट्रॉनिकली जो टारगेट वगैरह उनको देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और मार सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, याद रखना, यानी कि टारगेट मिस नहीं होगा, मार ही डालेंगे। ठीक है, ये जो मिसाइल है ये आपका मैक 4 की स्पीड रखता है। मैक 4 का मतलब क्या होता है? मैक क्या है? एक यूनिट है, याद रखना, जो कि स्पीड ऑफ साउंड मेजर करता है। स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड को मेजर करता है, याद रखना। ठीक है, मैक 4 की इसकी स्पीड है, यानी कि तकरीबन देखा जाए तो 4900 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड देखने के लिए मिलती है, अगर किलोमीटर में बात करते हैं। ठीक है, याद रखना। 40 कंट्रीज तकरीबन इस्तेमाल कर रही हैं आमरन को, जिसमें यूएस, यूके, जापान और सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, पाकिस्तान अब इसमें शामिल हो जाएगा, जब इसके पास डिलीवरी हो जाएगी तो डील तो हो ही गया। ठीक है, याद रखना। तो अभी पाकिस्तान के पास, ठीक है, जो F-16 फ्लीट है, ठीक है, वो कंपेटिबल होगा दिस मिसाइल के साथ। मिसाइल का काम क्या होता है? ठीक है, उड़ना, तो उस पर हथियार वगैरह भी तो लगाए जाएंगे ना, तो यहाँ पे काफी पाकिस्तान के पास जो जेट है F-16 ये उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज है। चलिए आगे देखते हैं।
अब जो मिसाइल का जो परफॉर्मेंस है डिपेंड करेगा एल्टीट्यूड पर, हाइट कितनी है डिपेंड करेगा टारगेट के ऊपर, टारगेट क्या है डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का मतलब क्या होता है, आप दुश्मन के एरिया में जाते हो ना तो वहां पे ना सिग्नल्स काम नहीं करते, वो जैमर्स लगे रहते हैं। तो जैमर्स है कि नहीं है उसके बेस पर भी यहाँ पर डिसाइड होगा कि वो जो मिसाइल कितना काम करती है। जैमर्स लगे तो कैसे काम करेगा, सिग्नल नहीं आएगी तो, है ना, इस तरह की चीज है। उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है प्रोडक्शन करना इसका और मेंटेन करना इसका, ठीक है। ये हाई वैल्यू मिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इतना महंगा होगा कि छोटे मोटे मिशन के लिए थोड़ी इस्तेमाल कर लोगे भैया, पाकिस्तान जैसे की तो हालत खराब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो खरीद पाए, तो हर जगह नहीं फोड़ सकते, इनको बचा के रखेंगे, ठीक है। ये बड़ा हथियार, इसे बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चे, याद रखना। और जो आमरन है, ठीक है, इंडिया यूज नहीं कर सकता क्योंकि यूएस ने बहुत सारे सैंक्शन हमारे ऊपर लगा लिए थे, जो टैरिफ ट्रेड चल रहा था इसके तहत, क्योंकि हम लोगों ने रशिया का सपोर्ट किया और यूएस नहीं चाहता था कि हम लोग रशिया का सपोर्ट करें, इस वजह से, ठीक है। बट फिर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिसाइल, जैसे अस्त्र मिसाइल हो गया, ठीक है, हमारे पास सुखोई 30 MKI हो गया, तेजस हो गया, ये सब इंडिया के पास है ऑलरेडी, जिससे कि हम उनका सामना कर सकते हैं, तो हमें डरने की बात यहाँ पे नहीं है। तो लेकिन ये देखो, जो डील है ना, पाकिस्तान की एयर डिफेंस को तो डेफिनेटली मजबूत करेगी। ये हम इंडियन है, भारतीय हैं, हम भारतीय इंडियन है, ठीक है, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, बट सच तो सच है ना भाई, डेफिनेटली उनका एयरफोर्स स्ट्रांग तो होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ तो मिलेगी उनके एयरफोर्स को, ठीक है। तो जो आमरन जो सप्लाई किया जा रहा है पाकिस्तान की एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करेगा, यानी कि हवा में लड़ने की कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेगा, एंड डेफिनेटली एक डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान को अच्छी उछाल यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ आगे देखते हैं। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन, याद रखिए, अभी तक आपने ई रिक्शा देखा है, ठीक है, आपने कार देखी है, इलेक्ट्रॉनिक वाली बाइक देखी है, लेकिन ट्रक नहीं देखे हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक ट्रक नहीं देखे हैं, लेकिन अभी ट्रक भी बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ट्रक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ई ट्रक हम इनको कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना, ई ट्रक यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और ये ई ट्रक जो होगा ना, स्वैपेबल बैटरी वाले होंगे, यही आपका स्वैपेबल बैटरी वाले होंगे, ठीक है, स्वैपेबल बैटरी वाले। और इसीलिए न्यूज में है क्योंकि पहला ऐसा मतलब स्टेशन खोला गया है इसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ई ट्रक क्या होता है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक जो कि आपका बैटरी वगैरह से चले या फिर बिजली वगैरह से चले, लेकिन बिजली के तार थोड़ी जाएगी उनके साथ, तो बिजली से चार्ज हो जाते हैं फिर चलते, जैसे कि हमारा मोबाइल और इलेक्ट्रिक बाइक, ई स्कूटीज अगर आ रहे हैं तो वैसे ही। लेकिन क्या होता है, ट्रक को चलाने के लिए ना बहुत हैवी पावर की जरूरत पड़ेगी। अब जब ट्रक को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे भाई साहब, उस केस में आप बैटरी को चार्ज करोगे तो भाई स्कूटी की बैटरी 2-2 घंटे लगा लेती है, यहाँ पे तो ट्रक का जो बैटरी है वो कितना टाइम लगाएगा, 15-15 घंटे लगा लेगा। तो ये बोला गया कि ऐसा करते हैं, ट्रक को ऐसा तो नहीं कर सकते यार कि बैटरी पे तो नहीं चला सकते, सिंगल बैटरी पे, ऐसा करते हैं बैटरी का स्वैपेबल बैटरी वाली ट्रक बनाते हैं, यानी कि एक बैटरी को निकालो, दूसरी बैटरी फिट कर दो, वो चार्ज होगी, वो खत्म हो जाएगी, तब तक ये चार्ज हो जाएगी, इसको उसको निकालो और इसको फिट कर दो, इसको बोलते हैं स्वैपेबल बैटरी। तो बैटरीज को एक्सचेंज करने के लिए, चार्ज करने के लिए भी तो स्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे इंडिया में पहला ऐसा स्टेशन बनाया गया है, इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन बनाया गया है, इसलिए न्यूज में क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे न्यूज में इसीलिए है क्योंकि पहला कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, कहां पे, दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल, दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड यानी DICT। कहां पे है तो दिल्ली में ही, लेकिन सोनीपत के पास वाले एरिया में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये क्विक बैटरी स्वैप, यानी कि बैटरी बहुत आसानी से चेंज करवा देगा, ये वाला स्टेशन पे जाएंगे ट्रक, बैटरी चेंज कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ये जो इनिशिएटिव है ना, ये सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एडॉप्ट करने में। अब ट्रक वाला होगा, उससे आसानी से बैटरी स्वैप हो जाएगी, आसानी से बैटरी चेंज कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ट्रेंड है, जो कॉमर्शियल ट्रक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले चलेंगे तो एक ट्रेंड में बढ़ोतरी होगी, जिससे पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल होगा, ठीक है बच्चे। अब ये देखो, ट्रांसपोर्टर्स के लिए सस्ता पड़ेगा, लोएस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट कम पड़ेगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना कम पड़ेगा, पॉल्यूशन हमारा कम हो जाएगा। बायोफ्यूल इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, इसको चार्ज कर, बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है, वो फ्यूल जो कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बायोफ्यूल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए, नितिन गडकरी ने एक और बात बोली यहाँ पर, और अच्छा, इसका उद्घाटन भी नितिन गडकरी ने किया है,
नितिन गडकरी ने किया है, याद रखना। तो नितिन गडकरी ने किसानों से बोला, आप लोग अपनी पराली वगैरह जला लेते हो ना, पूरा वगैरह जला लेते हो, उसको जलाओ मत, उससे ना इथेनॉल हम लोग बनाएंगे, इथेनॉल और पेट्रोल में हम लोग इथेनॉल मिला करके, ठीक है, E20 बनाएंगे। E20 का मतलब क्या होता है, 80% पेट्रोल और 20% यहाँ पे इथेनॉल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो E20 कहलाता है। तो इस तरीके की चीजें हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होगा, ये ट्रक वाला, ठीक है, और ये बायोफ्यूल डिक्रीजेस लॉजिस्टिक कॉस्ट। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल कर चार्ज होने में कम पैसा लगेगा, और बजाय इसके कि हम इंपोर्ट करें क्रूड ऑयल, फिर उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करें और फिर उस पेट्रोल को हम लोग इस्तेमाल करें, ठीक है, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने वाली है, ठीक है, और जो डबल हो जाएगी इन इंडिया कंपेयर टू चाइना, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक और चीज, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, ठीक है, चाइना की जो हमसे 2 टाइम्स है, ठीक है, नहीं, इंडिया की 2 टाइम्स है, यानी कि इंडिया की चाइना से 2 टाइम्स है, याद रखना, इंडिया की 2 टाइम्स है चाइना के, यानी कि चाइना में 100 रुपए का आता है, वही कॉस्ट इंडिया में 200 रुपए का आता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी खर्चे वगैरह आते हैं, उसको हम लोग लॉजिस्टिक कॉस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे याद रख लेना। अब दिल्ली में जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे एक रिजल्ट सामने आया है कि 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट दिल्ली की कम हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। इस तरीके से इनिशिएटिव्स हैं वो एनवायरनमेंट को तो बेनिफिट करते ही करते हैं, एनवायरनमेंट को सस्टेन करके रखते हैं, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करके रखते हैं, बना कर रखते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाते, इस तरह की चीजें। और ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है और पॉल्यूशन फ्री भी हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, ठीक है, हमारे किसानों के लिए इनकम जनरेट करता है, ठीक है, किसान के लिए इनकम कैसे, ठीक है, याद रखना। जो मैंने E20 की बात की, तो इसमें क्या होता है, 20% इथेनॉल ही तो होगा, ठीक है, इथेनॉल होगा, और 80% क्या होगा यहाँ पे, पेट्रोल होगा। तो ये जो इथेनॉल बनेगा ना, वो जो आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनने वाला है, एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि गन्ने का वेस्ट हो गया, शुगर केन का वेस्ट हो गया, ठीक है, उससे बनेगा। तो भाई शुगर केन का वेस्ट किस काम आता था किसानों को, किसी नहीं, लेकिन अब वो किसानों के काम आने वाला है, क्योंकि उसको बेच दिया जाएगा, और बेच दिया जाएगा, उसी से इथेनॉल बनेगा, और उसी इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे पेट्रोल में, जिसे हम लोग E20 के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। अब फ्यूचर में क्या स्कोप है इसका, ये देख लेते हैं। आने वाले टाइम में, ठीक है, इंडिया जो लीडिंग एक प्रोड्यूसर बन सकता है इस क्षेत्र में, यानी एक अच्छा उत्पादक बन सकता है, उसे बैटरी का जो प्राइस होगा ना, 50 से 60% हमारा कम हो जाएगा। यानी कि जो हम अगर इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा खर्चा होगा ना, ठीक है, जो तकरीबन तकरीबन हमारा 50 से 60% का कम हो जाएगा, इसलिए हमारे लिए अफोर्डेबल भी हो जाएगा। और ये जो फॉसिल फ्यूल का ट्रांजिशन है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाए, यानी कि फॉसिल फ्यूल से हम लोग बैटरी पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये ट्रांजिशन हमारा इजी हो जाएगा, और बहुत ही कम कॉस्ट में हम लोग अपने व्हीकल को रन कर पाएंगे, अपने व्हीकल्स को चला पाएंगे, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे कि इंडिया कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, बायोफ्यूल का इस्तेमाल करना, तो हमारे इंडिया का फ्यूचर बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट हम लोगों ने 5 साल पहले ही कवर कर लिया है, 5 साल पहले हमारा एक टारगेट था, ठीक है, कि हम लोग 30% के आसपास तो व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक का, ठीक है, 2030 तक। लेकिन अभी कई जगह देखा जा रहा है, मतलब अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 5 साल पहले 25 में ये लोग ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। अभी देखो डॉक्यूमेंट में नहीं है ऐसा, लेकिन पीएम ने बोला है तो अपने को मानना पड़ेगा, है ना, कुछ ऐसा। तो अभी कंक्लूजन में देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन जो होगा, ठीक है, एंड बायोफ्यूल इनिशिएटिव जो हमारे इंडिया के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, क्लीन एनर्जी और कॉस्ट एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करेगा, ठीक है बच्चे, और डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। अभी FCSS फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है। अब देखिए, गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनाई गई थी, गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनाया गया था, गिफ्ट सिटी बनाया गया था। अभी गिफ्ट सिटी क्या होता है, एक तरीके का कॉल सेंटर है, ठीक है, फिनटेक कॉल सेंटर है, ठीक है, फिनटेक कॉल सेंटर है, याद रखना। फिनटेक कॉल सेंटर का मतलब क्या होता है, एक पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, ठीक है, फिनटेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिनटेक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या होता है सर, तो फिनटेक एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है जिसको सरकार डेवलप करती है किसी बिजनेस के पर्पस से। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फिनटेक
के क्षेत्र में एक स्पेशल जोन बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, जहां पे तकरीबन तकरीबन 1000 से ज्यादा कंपनियां, ठीक है, मोर देन 1000, 1000 ज्यादा कंपनियां किसी भी देश से हो, यूएस से हो, यूके से हो, जापान से हो, फ्रांस से हो, इटली से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, यहाँ पे उन सबका ऑफिस होगा। और फिनटेक का मतलब क्या होता है, ये रुपए पैसे का जो कुछ भी ले, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इस तरीके के कंपनियां यहाँ पे होंगी और पूरे दुनिया की होंगी। तो इससे क्या होगा, हमें करेंसी को एक्सचेंज करना आसान नहीं हो जाएगा क्या, है ना। अभी हम बैंक में जाते हैं, मिलता है नहीं मिलता है, और अलग अलग बैंक में हो सकता है कई ऐसी कंट्री है जिनका बैंक में करेंसी नहीं चलता, हमारे एक्सचेंज ही नहीं होता हो, लेकिन मुझे उस कंट्री में जाना हो, तो यहाँ पे गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनाया गया था, फिनटेक कॉल सेंटर है, फाइनेंशियल कंपनी जो है उनका एक कॉल सेंटर तरीके से है, ये याद रखेगा, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो जो फिनटेक जो है, ठीक है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इनको लॉन्च किया है, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम कहां पे, तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। अक्टूबर 2025 में ये पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इनेबलिंग रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। अभी देखिए, आपको फॉरेन करेंसी बैंक में मिलता तो है, लेकिन 2 दिन बाद मिलता है, 3 दिन बाद मिलता है ना, रियल टाइम नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे रियल टाइम का मतलब क्या, ऑन द स्पॉट, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली कंडीशन आपके आ जाएगी फॉरेन करेंसीज के केस में, यानी उसी टाइम पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको डॉलर के बदले चाहिए पैसे रुपए, या रुपए के बदले डॉलर चाहिए, सब मिल जाएगा, याद रखना। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ डॉलर की बात की गई, सिर्फ और सिर्फ डॉलर के रूप में यहाँ पे किया गया है, लेकिन अभी हर एक करेंसी के लिए नहीं, लेकिन शुरुआत किया गया डॉलर से। अब डॉलर आप जाओ, ऑन द स्पॉट डॉलर का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, तो जो आपका FCSS है, यानी कि आपका फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है, ये अलाउ करता है इंडियन बैंक्स को गिफ्ट सिटी के अंदर में टू सेटल फॉरेन करेंसी ट्रेड लोकली बाईपासिंग डिलेज फॉर 36 to 48 आवर्स अंडर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ये डॉलर के एक्सचेंज में या किसी भी और करेंसी के एक्सचेंज में समय लग जाता था आपका 36 से 48 घंटे, लेकिन ये अब नहीं लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्यों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड, और ये कौन करेगा, अब देखो, इनिशियली यूएस डॉलर को सपोर्ट कर रहा है, आगे चल के बहुत सारे हम लोग करेंसी की बात करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज द पार्टनर बैंक फॉर द यूएस सेटलमेंट। अब कोई ना कोई तो पार्टनर बैंक होना चाहिए ना, तभी तो। अब आदमी आदमी थोड़ी सेटल कर रहे हैं, उस देश का बैंक होगा ना। तो यूएस का जो चार्टर्ड बैंक है, वो यहाँ पे इंडिया में काम करेगा हमें डॉलर प्रोवाइड करने का, और किसके साथ मिलकर के काम करेगा, ठीक है, याद रखना, CCIL, IFSC, ये सब इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर के ये काम करने वाला है, ठीक है। अब जो आपका FCSS है, ये किसी ना किसी एक्ट से रेगुलेट होता है, तो किस एक्ट से रेगुलेट होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। 2007 में एक एक्ट आया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है, उसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद बाय अवॉइडिंग मल्टी लैग नॉस्ट्रो अकाउंट चेन। अब देखिए, नॉस्ट्रो क्या होता है, जबकि जो इंडियंस होते हैं ना, इंडियन का अकाउंट फॉरेन कंट्री में होगा, उसको नॉस्ट्रो बोलते हैं, ठीक है। जैसे यूएस में है उसका अकाउंट, ठीक है, तो उसको हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और ये बहुत सारे, एक बैंक में हम इंडिया का पैसा डालेंगे, वो वहां के किसी बैंक में डालेगा, ऐसे मतलब वही पैसा अलग अलग बैंक में जाएगा, फिर कहीं कस्टमर तक पहुंचता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेग नॉस्ट्रो अकाउंट चेन बनाता है। वो मल्टी लेग नॉस्ट्रो अकाउंट चेन को ब्रेक कर दिया जाएगा। अब कस्टमर को देना है ना, सीधा यहाँ पे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, याद रखना, कोई डिले नहीं होगा, ठीक है। सेकंड्स में कन्वर्जन हो जाएगा, लोअर सेटलमेंट रिस्क बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट मुझे पता चल गया कि ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हमारा पेटीएम हम पेमेंट डालते हैं तो यूं 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 घूमता रहता है, तो पता चल रहा ना, मुझे घूम रहा है, पेमेंट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर तो लगता ही था 2-2 3-3 दिन, तो वेट करो हुआ है कि नहीं हुआ है, तब पता चला, अरे यार ये तो फेल हो गया था, हमारा पैसा कहीं और चला गया। कई सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती थी, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी जो है इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो कि तकरीबन 886 एकड़ में फैला हुआ है, और जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में है। और ये आपका फाइनेंशियल टेक कंपनी जो है, स्टार्टअप्स है, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, याद रखना, ठीक है। और कितना, तकरीबन 1000 से भी ज्यादा बैंक, या फिर 1000 से भी ज्यादा बैंकों के बिजनेस का ऑफिस है यहाँ पे खुला हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, याद रखना, ठीक है। एसेट्स जो है मर्ज किए जाएंगे, एसेट्स का मतलब रुपीस को डॉलर में, डॉलर को युआन में, युआन को, मतलब अलग अलग करेंसी में यहाँ पे कन्वर्जन आपका मर्जर किया जाने वाला, ठीक है। मार्केट से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, और इस वजह से ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और FDI इंडिया में
आएगा। ठीक है बच्चे, फ्यूचर में क्या इसका स्कोप है? ठीक है, फ्यूचर में एफसीएसएस का जो पोजीशन गिफ्ट सिटी एज द कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट, जैसे कि देखो लंदन, सिंगापुर, दुबई जैसे शहरों में इस तरह की गिफ्ट सिटी पहले से ही है, तो हम उनको टक्कर दे सकते हैं, उनको हम लोग कंपटीशन यहाँ पे दे सकते हैं अगर गिफ्ट सिटी अच्छा काम कर गया गुजरात का तो। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, इट कैन एक्सपैंड सपोर्ट मल्टीपल करेंसीज में हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑफशोर डेरिवेटिव्स जो हमारे विदेशी कंपनियां उनके साथ हम लोग मिलकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। और हमारे जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, जो वो बॉन्ड, वो इन्वेस्टमेंट जो कि रिस्क फ्री हो, सो हम लोग ग्रीन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें इंडिया को फायदा होने वाली है। तो जो आपका एफसीएसएस गिफ्ट सिटी है, एक इंडिया के लिए एक दरवाजा खोल देगा इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने का। बहुत फास्ट ट्रेड हो जाएगा, 2-2 दिन जो डिले होते थे वह वो सेकंड्स में हो जाया करेगा। तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए, हमारी फाइनेंशियल टेक कंपनीज को बूस्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने पूरा सेशन को एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से और भी सेशंस मैं आपके लिए हर रोज लेकर के आऊंगा। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, और पढ़ाई में ध्यान रखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भैया मौसम भी चेंज हो रहा है, और अगर आपका तबियत वगैरह खराब हो जाती है तो पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, तो अपना ध्यान रखें बच्चों, सेहत का ध्यान रखें और साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखें। तब तक ध्यान रखें अपना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।